अस्सलाम वालेकुम के एसके नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है मेरी तलाश तेरा अक्स ठहरा। नावल के राइटर हैं फरजाना इस्माइल। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। पिछले दिनों आंटी आबदा की धमाका खेज आमद और जैन की हिंदिया से 6 माह के अरसे पर मुहित मंगनी टूटने के रद्दअमल के तौर पर घर का हर फर्द यूं खामोश और गुमसुम था कि जैसे वो हिंदिया की अंगूठी के साथ साथ सबकी ज़ुबानें भी अपने साथ ले गई हों। सब के सब हिंदिया से यूं मुंह छुपाए फिरते जैसे इन्हीं की वजह से इसकी मंगनी टूटी हो। जैन रहमान ने वहीं जर्मनी ही में कोई लड़की पसंद कर ली थी और अब आंटी आबदा को भी वहीं बुला रहा था। पिछले हफ्ते ही वो खूब रोती पीटती आई थीं और हिंदिया को गले लगाकर कितनी देर तक रोती रही थीं कि इनके नाकदर शनास बेटे ने इस हीरे जैसी लड़की की कदर नहीं की थी। आजकल तो ताई अम्मा भी चुपचाप बैठी आपू जी की बातें सुनती रहती थीं, वरना तो इनकी सुबह मासी जुबैदा की आमद के साथ होती थी। ताई अम्मा सफाई सुथराई की बड़ी कायल थीं, लेकिन अब तक वो मासी जुबैदा को कायल नहीं कर पाई थीं, जो कि आंख बजते ही डंडी मार जाया करती थी। लेकिन ताई अम्मा की अकाबी नज़रें भी कम नहीं थीं। कोने खुदरे में मौजूद नन्ना सा तिनका भी इन्हें फ़ौरन नज़र आ जाता और फिर मासी जुबैदा की शामत जो आती तो सभी इससे लुत्फ़अंदोज़ होते। जुर्माने के तौर पर पहुंचा इसके तरह रगड़ रगड़ कर लगवा दी कि फ़र्श में शक्ल नज़र आने लगती। यही वजह थी कि सुबह से शाम तक सारा घर लश लश करता नज़र आता, साथ ही ताई अम्मी के चेहरे पर सुकून। मासी जुबैदा भी शायद इनकी डांट डपट की आदी हो गई थी, तभी आजकल बड़ी बेजारी से सफाई में मशगूल रहा करती थी, क्योंकि आजकल ताई अम्मी ने इसे झड़कना छोड़ दिया था। और तो और आजकल तो छोटी चच्ची का रेडियो तक ऑफ था। छोटी चच्ची जिनका शायद दिलचस्प तरीन मशगला रेडियो सुनना और इसकी सुई को मुख्तलिफ स्टेशनों पर घुमाना था। सुबह नाश्ते पर ऑल इंडिया रेडियो का फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम और दोपहर को खाना बनाते वक्त कराची स्टेशन। हाँ, दोपहर के वक्त ऑल इंडिया रेडियो से फिल्मी नगमे वो अपने कमरे ही में सुनती थीं। साथ ही इन्हें कुकिंग का भी बेहद शौक था, इसलिए सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना इनकी जिम्मेदारी थी। आज भी ताई अम्मी तख्त पर लेटी आपू जी से खुदा जाने किन राजो न्याज में मसरूफ़ थीं। ताया अब्बू अब्बू और चचा साहब ऑफिस जा चुके थे, जबकि दादा मियाँ हस्बे मामूल स्टडी में थे। साथ यूनिवर्सिटी, वलीद अपने ऑफिस, छोटी चची की सिदरा और तारा अपने कॉलेज, ताई अम्मा की मेहरू अपने कॉलेज और मौसम और गुड़िया स्कूल गए हुए थे। इसने आज छुट्टी की थी यूनिवर्सिटी से। हाँ, आज अब्बू सुबह ऑफिस जाते वक्त किचन में आए थे, जहाँ वो छोटी मेज़ पर बैठी दांतों से स्लाइस कुतर रही थी आहिस्ता आहिस्ता। सुबह बखैर अब्बू, कुछ चाहिए था? वो इन्हें किचन में देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि चची अम्मी अपनी मददगार फातिमा की मदद से नाश्ता खुद अपनी निगरानी में लगवाती थीं। फिर इस वक्त अब्बू की किचन में आमद यकीनन हैरानी का बायस थी। सुबह बखैर बेटा, तुम्हारी ताई बता रही थी आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई, तबीयत तो ठीक है ना? अब्बू ने बड़े गौर से इसे देखा था। जी अब्बू, इसकी आवाज़ घुट सी गई, जाने क्यों। तब वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए वापस मुड़ गए। ठंडी सांस लेते हुए वो चुप सी बैठी रह गई। स्लाइस हाथों से छूट गया। वो एक टिक दरवाजे को देखे चली गई, जहाँ से गुजरकर अब्बू अभी चले गए थे। मुझसे इस तरह बिहेव ना करें अब्बू। इसका दिल चाहा वो चीख चीख कर रो दे, मगर वो चुपचाप बैठी चाय के मग को घूरती रही, जिस पर बार बार एक मक्खी बैठ रही थी। क्या हुआ, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हिंदिया? चाय ठंडी हो रही है, दोबारा बना दूं? चची अम्मी की आवाज़ इसे वापस इसी दुनिया में ले आई। वो बड़ी रहम भरी निगाहों से इसे देख रही थीं। आजकल इसे रहम भरी निगाहों से बड़ा खौफ आने लगा था, चाहे वो चची अम्मी की हो या किसी और की। पहले ही इसे अब्बू की फ़िक्र से झुकी कमर और ताई अम्मी की सर्द आहें, जो वो इसे देखकर भरा करती थीं, मुजरिम बना रही थीं। इसके सब कज़न्स का रवैया तो जैसे इसके साथ खसूसी मेहमानों वाला हो गया था। अगर भूले से कोई बात इसके मुंह से निकल जाती तो पूरा घर जैसे दौड़ पड़ता और वो शर्मिंदा हो जाती। इसे खुश रखने और हंसाने के लिए वही पुराने घिसे पिटे किस्से दोहराए जाते। तारा का वही 10 दफ़ा का सुनाया हुआ डॉक्टर मिसेस हमदानी का किस्सा, जो कि बहुत ही बासूल डॉक्टर थीं और अपने असूलों में किसी किस्म की लचक पसंद नहीं करती थीं और अपने स्टूडेंट्स को भी इन्हीं असूलों पर चलाना पसंद करती थीं। चेहरे पर बिखरे बाल इन्हें सख्त नापसंद थे और कोट भी घुटनों तक होना चाहिए था। तभी तारा की जिस दिन इनके वार्ड में ड्यूटी होती, आपू जी से तारा तेल सर में डलवाती और कस के चुटिया गूंथती ताकि बाल मुंह पर न आए। घुटनों तक लंबा कोट और बगैर हील की बेआवाज़ चप्पल पहन कर जाती थी। ये इतना सर संवर कर किस को कत्ल करने का इरादा है आज भाई? साथ एन मौके पर कहीं से निकल आता था। कहो तो आला कत्ल निकालूं, तारा जल जाती।
वैसे भी तेल लगाकर इसे अपनी शक्ल काफ़ी मुज़ाहिका खेज लगा करती थी। आला कत्ल की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद कताला आलम लग रही हो। इस वक्त वो मजाक उड़ाया जाता तब वो पैर पटकती बरामदा क्रॉस कर जाती। हाँ, इसका वही किस्सा कि मिसेस हमदानी नवीद से कह कहकर थक चुकी थी कि तुम लंबा कोट पहन कर आया करो, लेकिन वो हमेशा बुश कोट किस्म का कोट पहन कर आता था। आखिर एक दिन इन्होंने तंग आकर इससे कहा, तुम भले से नेकर पहन कर आओ, मगर तुम्हें कल से लंबा कोट पहन कर आना है। ये किस्सा सुनाते वक्त तारा के पेट में बल पड़े होते थे हंसी के मारे। या फिर वो किस्सा, एक दिन अहमद स्याह शीशों वाली ऐनक पहन कर आया तो इन्होंने पूछा, कल कहाँ थे और चश्मा क्यों लगाया हुआ है? जी, आज शोबे चश्म हो गया है डॉक्टर साहिबा, कल तकलीफ ज़्यादा थी। सुनो, इन्होंने बड़े दबंग लहजे में अहमद को मुखातिब किया, जो उनके अंदाजे तखातुब पर बिल्कुल ही अलर्ट हो गया था। तुम भले से अंधे हो जाओ, लेकिन तुम्हें डॉक्टर बनना है, सुना तुमने? वो गर्जी। जी जी, अहमद घबरा कर रह गया था। अपने किस्से के अख्ताम पर तारा खुद ही कहका लगाती और वो खामोश बैठी इसे देखती रहती। वो चुप होती तो सब इसे बोलने पर मजबूर करते। चुप क्यों हो, बोलो भाई, दिल नहीं चाह रहा, नहीं बोलते। वो उकता कर सोचती, तुम बोलती क्यों नहीं हो? वो सख्त हैरान हो जाती। वो पहले भी कम बोलती थी। चची अम्मी और ताई अम्मी कहा करती थी कि वो कम गो है, तो अब सब इसे क्यों मजबूर करते थे कि वो बोले और बहुत सा बोले। ताई अम्मा, चची अम्मी और अबू वगैरह का रवैया तो जैसे खसूसी शफकत वाला हो गया था। सुबह बखैर बेटा, ठीक ठाक। अब तो अबू रोज़ सुबह का मामूल बना बैठे थे जैसे। मैं ठीक हूँ अबू। इसकी आंखों में एक इल्तिजाइया सी कैफियत होती। कैसी है मेहर बेटी? ताया अबू की आवाज़ पर वो चौंक कर सर हिला देती। हरासा होकर सबको यकीन दिलाई जाती कि वो ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। इसे ये तरहम अमेज़ रवैये मारे दे रहे थे। वो सब इससे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे? क्या वो नन्ही सी बच्ची थी जो अपने आप को संभाल नहीं सकती थी, या फिर कोई जज्बाती सी नापुख्ता सहन की लड़की जिसके जज्बात इसके काबू में नहीं थे? मंगनी टूटना कोई इतना बड़ा हादसा तो ना था, जबकि कोई दिली वाबस्तगी भी ना हो। वो बेजारी से सोचती, लेकिन इसने अपने अंदर की चीखें और चुभन अपने अंदर ही वापस उतार ली थी कि खामोशी ही में इसका वकार था। और अब जैन ने इसे इनकार के हिला भेजा था तो जाने क्यों बहुत मुतमईन सी हो गई थी। मगर घर वालों के रवैये इसे मारे दे रहे थे। ये कोई इतना बड़ा सानिया तो नहीं था कि इसके दिलासों के दिन ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, बल्कि शायद जितना हर्ट वो इन सब के रवैयों से होती थी, इसका गम मंगनी टूटने के गम से सवा था। ये सब पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते, वो उलझ के सोचती। तारा जो कभी अपने कपड़े भी इस्त्री नहीं करती थी, अब अक्सर इसके भी कपड़े इस्त्री कर देती। दोनों सुबह साथ ही निकला करती थीं। वो मेडिकल कॉलेज वाले पॉइंट में बैठती, ये यूनिवर्सिटी जाने वाले पॉइंट में बैठ जाती। क्लास में सर की भारी आवाज़ गूंजा करती। लेक्चर के दौरान वो खाली जहन लिए बैठी रहती। कभी इसकी दोस्त निम्रा इसे चुपके से ठहोका लगाती कि वो लेक्चर की जाने मुतवज्जा हो, तो वो इस बुरी तरह चौंकती कि निम्रा भी शर्मिंदा हो जाती। क्या बात है? क्लास के अख्ताम पर वो बड़ी नरमी से पूछती। कुछ नहीं। वो ख्वामख्वाह कागज़ कलम से खेलने लगती। बहुत अपसेट हो। निम्रा तो जैसे इसकी आंखों के रस्ते इसका दिल पड़ने लगती। नहीं नहीं, तो वो हकलाने लगती। क्या निम्रा भी जानती है कि किसी ने इसे ठुकरा दिया है? कोई इसे धुतकार गया है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? वो डर से जाती। निम्रा तो ये शायद ये जानती भी नहीं थी कि इसकी मंगनी हुई है या नहीं। शायद वो शक्ल ही से इस कदर अपसेट नज़र आती है कि हर कोई इससे हमदर्दी जताता है। हालांकि वो तो बहुत मुतमईन नज़र आने की कोशिश करती थी। अगर आप किसी को दिखाने के लिए मुतमईन नज़र आने की कोशिश करें तो इससे ज़्यादा मुश्किल बात कोई नहीं है, क्योंकि कोशिश सबको नज़र आ जाती है। वो मुतमईन थी, लेकिन जब सबको मुतमईन करने के लिए इत्मीनान का इजहार करती, हंस हंस कर सबसे बातें करती, एतजाज़ की दुल्हन को छेड़ती या अली को मीनू के हवाले से चिढ़ाती, तो बजाय बुरा मानने के वो हंस हंस कर इसका मजाक सह जाता तो वो चुप सी हो जाती। पहले तो अगर वो या कोई और ज़रा सा भी अली को पीनों का नाम लेकर छेड़ता तो वो काट खाने को दौड़ता था। मुझे ऐसा सतही मजाक कतई पसंद नहीं है। वो मजाक करने वाले पर चढ़ दौड़ता था। मंगनी टूटने के गम से सवा तो इसके लिए इन सब के हमदर्दाना रवैये थे जिन्होंने इसे अदमुआ कर दिया था। हाँ, एक अप्पू जी थी जिनका रवैया नॉर्मल था। जैसा सलूक वो पहले इसके साथ करती थी वैसा ही अब भी रवा था। इसमें कोई झोल नहीं आया था। वही मोहब्बत भरा रया से पाग। गलती की तो डांट दिया, झड़क दिया, ज़रा सी सुस्ती बरती तो सरजेंच। अब तो शायद वो घर वालों के असल रवैये को तरस गई थी, लिहाजा इन्हीं के गिर्द घुमा करती। अप्पू जी इसकी सबसे बड़ी पुप्पी थी, इतनी बड़ी कि अबू से भी 15 बरस बड़ी थी। जवानी ही में बेवा हो गई थी। एतजाज़ भाई की खातिर इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। हालांकि सब ने कितना ज़ोर दिया था, मगर कोई भी इनकी ना हाँ में ना बदल सका था।
सबसे इस कदर मोहब्बत करती थीं कि हर कोई अपने आप को ही इनका लाडला समझता था, मगर इनके लिए सब बराबर थे। मिजाज को कि सख्त था, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छी थीं। हर बात हुक्मी अंदाज में कहने की आदी, चाहे अच्छी हो या बुरी। पहले पहल तो ताई और चची अम्मी ने बड़ा ताव दिखाया था इनके हुक्मिया अंदाज पर, मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो इन्हें समझती गई थीं और अब तो इनकी मोहब्बतों में खुद को जकड़ा हुआ महसूस करती थीं। अपू जी के तमाम खतूत हंदिया ही लिखा करती थी। कभी इस्लामाबाद में मुकीम छोटी पुप्पो को, जो सबसे छोटी होने की वजह से छोटी पुप्पो कहलाती थीं, कभी एतजाज़ भाई के नाम जो कि बसिलसिला मुलाजमत सऊदीया में मुकीम थे, कभी अप्पू जी के मामू मियाँ के नाम जो कि इंडिया में रहते थे। अप्पू जी के खालाजाद भाई का बेटा इंडिया जा रहा था। इस वक्त भी वो बेटी अप्पू जी का ख़त लिख रही थीं। अप्पू जी का ख़त बनाम मोमानी व मामू मियाँ इंडिया। हिंद ख़त लिख लिया? अप्पू जी बरामदे में दाखिल होती हुई पूछ रही थीं। हाँ अप्पू जी, वो जल्दी जल्दी इख्तितामी अल्फाज लिख रही थी। बंद तो नहीं किया है ना? इन्होंने पूछा। हालांकि ख़त इनके सामने खुला पड़ा था, बल्कि इसमें लिख भी रही थीं। नहीं अप्पू जी, मुमकिन है नज़र ना आया हो। इसने गोया दिल को तसल्ली दी। मुमानी को लिख देना अचार वगैरह ना भेजें, पहले का पड़ा है अभी तक, वो कह रही थीं। वो खसूसी नोट लिखने लगी। थोड़ी देर बाद फिर इन्हें कोई बात याद आई थी। जब वो ख़त चिपका चुकी थी खूब सारी गोंद से। बंद कर दिया क्या? अभी तो मुझे हज़ारों बातें याद आएंगी। वो फिर किसी काम से बरामदे में आई थीं। ये भी लिख देना कि जो कपड़े भेज रही हूँ वो इनके और मामू के हैं। बच्चियों के बाद में भेजूंगी, अभी जगह नहीं है हमीद के पास। वो जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोली और किचन की सिम चल दी। अच्छा अप्पू जी, इसने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और बंद लिफाफे को खोलने की कोशिश करने लगी, जो बुरी तरह चिपक गया था। मुझे पता है जब तक ख़त रवाना नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई ना कोई बात याद आती रहेगी। इसने दिल में कुटकर सोचा। इस दफ़ा इसने लिफाफा बंद नहीं किया था, क्योंकि इसे पता था अभी फिर अप्पू जी को कोई ना कोई बात याद आ ही जाएगी। इसलिए वो वहीं बरामदे में पड़े तख्त पर आ लेटी, जहाँ ताई अम्मी बैठी जजदान की खोपने भर रही थीं। क्या हुआ? इन्होंने आड़ी तिरछी लेटी हंदिया पर एक संजीदा सी नज़र डाली। कुछ नहीं, ख़त लिख रही थी। वो सामने बड़े से आंगन में फैलती धूप देखने लगी। हंदिया आपा, आपको अप्पू जी बुला रही हैं किचन में, फिर कोई तकरीर करनी होगी। वो झुंझलाकर जो झटके से खड़ी हुई तो पाँव की रग चढ़ गई। हाय उई करती हुई वहीं बैठकर पाँव मसलने लगी। क्या हुआ? ताई अम्मा घबराकर इसकी सिमत बढ़ीं। गुड़िया भी चीखती हुई इसके पास आई। अरे क्यों चीख रही हो गुड़िया? छोटी चच्ची किचन से निकल आईं और साथ ही साथ भी जो नहाने जा रहा था। ये हिंद आपा के पाँव में कुछ हो गया है। गुड़िया इस पर झुक गई। रग रग चढ़ गई है, वो बमुश्किल कह पाई। तकलीफ से बुरा हाल था। सारे घर में हूँ हाँ मच गई थी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तकलीफ के बावजूद हिंद ने आज़रदगी से सोचा, लाओ आयोडेक्स ले आओ, मैं मल दूँ, अभी ठीक हो जाएगा। ताई अम्मी गुड़िया से कह रही थी, कौन सा मेरी टांग टूट गई है जो आप लोग इतना परेशान हैं? बेबसी से इसकी आंख से आंसू बह निकले। रहने दें, ठीक है सब। इसकी तकलीफ पर गुस्सा गालिब आने लगा। मेरी इतनी फिक्र मत किया करें आप लोग। वो झुंझलाती हुई उठी, लिफाफा और कलम उठाया, थोड़ा सा लड़खड़ाती वो किचन की सिम चल दी। किचन तक पहुंचते पहुंचते रग अपनी जगह तकरीबन वापस पहुंच गई थी। वो वाकई फिर मुंह के बल गिर गई थी। इन सब के इस कदर हमदर्दाना रवैये इसे तो जैसे ऊंधे मुंह गिरा देते थे। किचन में अप्पू जी सुर्ख गाजरों का ढेर कद्दूकश कर रही थीं। जी अप्पू जी, अब क्या बाकी रह गया है? इसके लहजे में हल्की सी तलखी थी। मुमानी को लिख देना कि जो कुर्तों के कपड़े भेजे थे बहुत पसंद आए। कोई आता हो तो 2 कुर्तों का कपड़ा और भेज दें। अप्पू जी शायद सारे हंगामे से बेखबर थीं, तभी इसकी आवाज़ की तलखी महसूस नहीं कर पाई थीं। अप्पू जी जो कुछ कहती गईं वो हर बहर लिखती चली गई। और लिख देना, अगले महीने सईद चक्कर लगाएगा, जो कुछ मंगवाना हो लिख भेजें। और छोटी की खैरियत लिख दो। और लिख दो कि हिंद। फिर वो जैसे सोते से जाग पड़ी। हिंद बेटा, अच्छा अब तुम जाओ, बाकी मैं तारा से लिखवा लूँगी, तुम थक गई होगी। अचानक ही इन्हें इसकी थकान का ख्याल आ गया। अप्पू जी, इस एक जुमले को लिखने में मेरी थकान नहीं बढ़ जाएगी? पता था कि वो तारा से क्या लिखवाएंगी। तभी इसने झुलाकर दिल में सोचा, अप्पू जी मैंने लिख दिया है, मेरी बात ख़त्म हो गई है, आप तारा को तकलीफ़ ना दें। मामूल के लहजे में कहकर वो कलम बंद करने लगी। अप्पू जी के गाजर कश करते हुए हाथ रुक गए थे। वो चुप सी बैठी रह गईं। अब बंद कर दूं खत? वो नॉर्मल लहजे में पूछ रही थी। हाँ कर दो। अप्पू जी गुमसुम सी थीं। वो शर्मिंदा होने लगी। मैं शायद बहुत ज़्यादा मुंह फट हो गई हूँ। इसने अपना मुहासबा खुद करना चाहा। फिर अप्पू जी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर रंजो गम के आसार थे। तुझे दुख तो हुआ होगा बच्ची, मगर इसे क्या पता कि वो हीरे को ठुकरा रहा है। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रही थी।
मुझे कोई दुख नहीं है, आप यकीन कीजिए अप्पू जी। मुझे तो दुख सिर्फ सब लोगों के रवैयों का है जिसने मुझे अधमुआ कर दिया है। खुदा के लिए अप्पू जी, आप सबसे कह दीजिए कि वो वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। फ्रिज की तरफ रुख मोड़े वो पानी ग्लास में उंडेल रही थी, साथ ही अप्पू जी पर अपने ख्यालात भी। सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र ना कर, तेरा दिल उदास है, सब दिलजोई कर रहे हैं। अप्पू जी का लहजा शफकतों से भरपूर था। इसका दिल चाहा चीख कर कहते, मुझे ऐसी दिलजोई नहीं चाहिए जो मुझे खुद ही से बदजन कर दे कि मैंने सबको उदास किया है, गमगीन किया है, सबकी मुस्कुराहटों को साकित लबों में बदल दिया है। कोई खुलकर हंसता नहीं है कि कहीं मुझे दुख ना पहुंचे। अभी कल ही तो तारा को साथ की किसी बात पर जोर की हंसी आई थी, वो बेतहाशा हंस रही थी, तभी किसी काम से वो इधर आ निकली थी। इसे इस बुरी तरह हंसते देखकर वो खुद ही मुस्कुराने लगी थी, मगर इसे देखकर तारा के लब जैसे सिल गए थे और वो नादिम सी नजर आने लगी थी और वो अपनी जगह मुजरिम सी हो गई थी। इसे कोई हक नहीं था कि वो तारा को हंसने से रोके। वह ऐसा ही महसूस करती थी कि इसकी बात ख़त्म होने से जैसे सब पर हंसने हंसाने की पाबंदी लग गई है। कोई खुलकर हंसता नहीं है, सबको जैसे एक ही जिद थी, इससे हंसा बोला करो, घुमा फिरा करो। क्या पहले वो गले में ढोल डालकर बजाती फिरती थी? वो गमगीन सी होकर सोचती, या फिर वो पागल या दीवानी थी क्या जो खुद ही हंसा करे, खुद ही बोला करे? क्या हो गया है सबको? वो तासुफ और परेशानी से सोचे गई। मैं तो शुरू ही से ऐसी हूँ। बिलजबर जब हंसने बोलने की कोशिश करती तब भी वो लोग मुतमईन नजर नहीं आते थे। तू दुख ना दे अपने आप को, तेरे लिए कमी थोड़ी है। अप्पू जी का हाथ इसके सर पर था। मुझे इस बात का दुख नहीं है अप्पू जी, बल्कि अप्पू जी दुख तो इस बात का है कि हर कोई मुझसे हमदर्दी जताता है। अप्पू जी, आप इन सब से कहते हैं, इनकी हमदर्दी नहीं मोहब्बत चाहिए मुझे। वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के घूंट अपने अंदर उतारने लगी, साथ ही आंसू भी। ज़ैन रहमान से इसकी मंगनी कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी। आज से ठीक 6 माह पहले इसके अमेरिका जाने से कबल अच्छे खासे हंगामे के साथ इसकी मंगनी हुई थी ज़ैन से, और अब टूट भी गई थी। ज़ैन रहमान ने मंगनी तोड़ दी थी, इसलिए कि इसे वहीं कोई एशियाई लड़की पसंद आ गई थी। ये सुनकर वो हैरत ज़दा ज़रूर हुई थी, मगर दुखी नहीं। ज़ैन रहमान का रिश्ता वलीद के तवस्सुत से आया था, जो कि इसका बहुत गहरा दोस्त था। इसने और ज़ैन रहमान ने मैट्रिक साथ साथ किया था। फिर वलीद इंजीनियरिंग ग्रुप और ज़ैन मेडिकल ग्रुप में चला गया था, लेकिन इनकी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें इजाफा होता गया था। फिर ज़ैन यूएसए चला गया मज़ीद तालीम के लिए। ज़ैन से इसकी मुलाकात हॉस्पिटल के कमरे में हुई थी। जब इसे यरकान हो गया था तो दादा मियाँ ने फ़ौरन इसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। दादा मियाँ, मैं सब परहेज़ कर लूँगी, ड्रिप भी लगवा लूँगी, मगर मुझे अस्पताल ना भेजें। इसने हाथ जोड़कर दादा मियाँ से फरियाद की थी, मगर इन्होंने एक नहीं सुनी थी और एडमिट करा के ही दम लिया था। इसे हॉस्पिटल के ठंडे वीरान बरामदों और चीखों पुकार करते मरीजों से बड़ा खौफ आता था। यही वजह थी कि इंटर के बाद तारा ने मेडिकल में अप्लाई कर दिया था, जबकि हिंद ने बीएससी को तरजीह दी थी। इसका इरादा एमएससी करने का था, इसीलिए जब इसने एमएससी में दाखिले के लिए पर तोले तो सबसे ज़्यादा शोर अप्पू जी ने मचाया। ए मियाँ, क्या पढ़ा पढ़ा कर बूढ़ा कर दोगे बच्ची को? बीए कर लिया बहुत है, चाहे कोई बीकॉम करे या बीएससी। अप्पू जी बीए ही कहती थीं। इनके ख्याल में होती तो वही 14 जमातें ही थीं। वो तो तारा ही से सख्त कबीदा रहा करती थीं, जो कि अब मेडिकल के 3rd ईयर में थी। इनके ख्याल में अब वो 5-6 साल तक हाथों में आने वाली नहीं थी। वो इसकी मोटी मोटी किताबों को देखकर होला करती। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती है, वो भी फ़िरंगियों की ज़ुबान में। वो ना सिर्फ खुद होला करती बल्कि साथ भावजों को भी होलाया करती। इनके ख्याल में इंटर के बाद की उम्र लड़कियों के शादी की होती है। फिर वो तारा के पीछे पड़ जाती। मत पढ़ा कर इतना, कितनी मनहूस सी शक्ल नज़र आई है, पढ़ूंगी नहीं तो फेल हो जाऊंगी और फिर आपको मज़ीद 1 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे ठिकाने लगाने के लिए। वो इन्हें मज़ीद डरा देती। क्या करेगी इतना पढ़कर, करनी तो वही चूल्हा हांडी है। वो झुंझला जाती। अप्पू जी, चूल्हा हांडी अगर डॉक्टरी असूलों को मद्देनज़र रखकर की जाए तो क्या मुज़ायका है? अप्पू जी के मनहूस शक्ल कहने पर भी इस पर कोई असर नहीं होता था। मज़े से मटर के दाने छील छील कर खाई जाती। मसलन जब ये खाना पकाया करेंगी, अप्पू जी तो पहले जरासीम कुश अदवायात से पतीलियाँ धोया करेंगी और खेवड़े की जगह डिटोल छिड़केंगी शाही टुकड़ों पर। साथ तख्त पर लेटा लेटा गिरा लगाता, डीडीटी छिड़क कर तुम्हें ना खिला दूंगी वो शाही टुकड़े। तारा जल जाती। फिर अप्पू जी ने कह सुनकर तारा की मंगनी साथ से कर दी थी। तारा ने बिल्कुल शोर नहीं मचाया था, बल्कि खामोशी से हाँ की थी कि परसुकून पढ़ाई की यही एक सूरत थी। देखो लड़की, मुझसे शर्माना वरमाना नहीं।
जहर लगती हैं मुझे ये छुपती छुपाती लड़कियां, जैसे मफरूर कैदी हों। साद ने दूसरे ही दिन तारा का हाथ पकड़कर बड़े स्टाइल से रोब जमाते हुए कहा था, तो तारा तो जैसे भड़क उठी थी। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुमसे शर्माती फिरूं और तुम्हारी आमद पर कोने खुदरों में मुंह छुपाती फिरूं। समझ गई? तारा ने इसके रोब में आए बगैर बड़ा चमक कर कहा था। जहां साद का मुंह खुला का खुला रह गया था, वहीं अपू जी झुककर अपनी जूती टटोलने लगी थी और पास बैठी चची अम्मी को फंदा सा लग गया था। हॉस्पिटल में पड़े पड़े वो बेजार सी हो रही थी। ड्रिप लगी हुई थी, वरना टहल ही लगा लेती। अभी अभी मौसम और ताई अम्मा वापस गए थे। हाथ में इसके सख्त तकलीफ थी, हाथ बहुत ज़्यादा सूज गया था। वो सिस्टर हमीदा इस कदर बेरहमी से ड्रिप की सुई इसके हाथ की पुष्ट पर घूमती थी कि वो बिलबिला कर रह जाती। अब तो पक्का इरादा कर लिया था कि इस सिस्टर से नहीं लगवानी, इसलिए आज वो आई तो इसने ड्रिप लगवाने से साफ इनकार कर दिया। देखें सिस्टर, मैं आपसे हरगिज़ नहीं लगवाऊंगी। सुबह लगाई थी, खून भी साथ निकल आया था, पूरा हाथ मेरा सूज गया है। इसने सख्ती से इनकार कर दिया। आप हाथ तो दें, मैं आराम से लगाऊंगी। सिस्टर प्रोफेशनल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कह रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंद ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। देखिए बीबी, मुझे दूसरे मरीजों की फाइल्स लगानी है, जल्दी करें। सिस्टर की मुस्कुराहट गायब होना शुरू हो गई थी, मगर वो टस से मस नहीं हुई। मैं आपकी शिकायत डॉक्टर साहब से कर दूंगी। बिलाखिर सिस्टर ने धमकी दी। 10 बार करें। वो भी जिद में आ गई थी। बड़े इत्मीनान से बोली, ये क्या शोर मचाया हुआ है सिस्टर? अचानक एक भारी सी आवाज़ कमरे में गूंजी, डॉक्टर जैन ये ड्रिप नहीं लगवा रही। सिस्टर ने फ़ौरन शिकायत कर दी। जैन रहमान ने बेड पर बैठी जर्द जर्द सी हिंदिया को देखा, जो सिस्टर को बड़ी खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। क्या बात है बीबी, क्यों नहीं लगवा रही ड्रिप? वो अपने मखसूस नरम लहजे में पूछ रहा था। मैं ड्रिप लगवा लूँगी, मगर इनसे नहीं। हिंदिया का अंदाज कतई था। क्यों? जैन को इसकी बात बिल्कुल फजूल सी लगी थी। ये देख रहे हैं आप? इसने अपनी हथेली की पुर्श जैन रहमान की आंखों के सामने की, जो काफ़ी वर्म आलूद हो रही थी। कम अज़ कम अब मेरा ये हाथ इनके किसी तजुर्बे का मुतमैल नहीं हो सकता। वो मज़ीद गोया हुई। जैन रहमान ने पलट कर नर्स को देखा। सॉरी डॉक्टर, सिस्टर ने कुछ कहना चाहा था। आप जाकर रूम नंबर 6 के बी बेड का चार्ट लगाएं। अभी आ रहा हूँ मैं। लाइए ये मुझे दें। सिस्टर की बात पूरी होने से कबल ही इसने प्लास्टिक की सुई जो कि ड्रिप से मुंसलिक थी, सिस्टर के हाथ से ले ली। फिर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। हाथ आगे लाएं बीबी। हिंदिया ने खामोशी से हाथ आगे बढ़ा दिया। जैन ने इसका हाथ पकड़कर अभी सुई दाखिल भी नहीं की थी कि वो चीख पड़ी। सुई इसके हाथ से छूटते छूटते बची थी। प्लीज़ आहिस्ता। वो जैन रहमान का हाथ मजबूती से पकड़े कह रही थी। सुनहरी सुनहरी लंबी उंगलियां जैन रहमान की मजबूत कलाई के गिर्द जैसे हाला किए हुए थीं। जैन ने उलझकर इसे देखा। इसे इसकी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आने लगा था। देखिए बीबी, छोटी छोटी तकलीफ़ों का आदी बनाएं खुद को। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। अब वो झुंझलाने लगा था, तब इसने बहुत सटपटा कर इसका हाथ छोड़ दिया। मैं क्या करूं? मेरे हाथ में सख्त तकलीफ़ है। वो वाकई तकलीफ़ में थी। लेफ़्ट हैंड दें और मेरा टाइम वेस्ट मत करें। और मरीज़ों को भी मेरी ज़रूरत है बीबी। वो नरम मगर गर्म लहजे में कह रहा था। सॉरी डॉक्टर साहब। वो शर्मिंदा हो गई थी। अच्छा अब लगाएं। इसने अपना चेहरा सामने वाली दीवार की सिमत कर लिया। गुलाबी दुपट्टा शानों पर लहरा रहा था। लंबे बालों की चोटी साइड में पड़ी थी। बड़े मज़े से अपनी घनी घनी पलकों को झपकाती दीवार को तक रही थी। जैन ने बड़ी दिलचस्पी से यह सारा सीन देखा, फिर आहिस्तगी से सुई अंदर उतार दी। इसे पता भी नहीं चला। लगा चुका हूँ। इसकी आवाज़ पर इसने अपना चेहरा इसकी सिमत किया। वो इसकी दवाइयाँ चेक कर रहा था। अरे मुझे तो पता भी नहीं चला। वो सिस्टर खुदा की कसम आधी जान निकाल लेती थी। उसे तो जैसे यकीन नहीं आ रहा था। जैन के लबों पर मुस्कुराहट तैरने लगी। इसे ये लंबे बालों वाली घनी पलकें झपकाती लड़की अच्छी लगी थी। कब से एडमिट हैं आप? वो पूछ रहा था। 3 दिन हो गए। इसने ऐसे कहा था जैसे 30 दिन हो गए हैं। अभी वो कमरे से निकल ही रहा था कि अरे की तहकीर अमेज़ आवाज़ पर चौंक कर सामने देखा। हिंदिया ने भी बेख्तियार इस सिम देखा, जहाँ वलीद खड़ा बड़ी तेज़ नज़रों से इससे देख रहा था। कौन है आप? वो सख्त लहजे में जैन रहमान से पूछ रहा था। हिंदिया ने उलझकर इसे देखा। जाहिर है ओवरऑल और स्टेथोस्कोप की मौजूदगी में कोई बच्चा भी इसकी शनाख्त कर सकता था। जैन रहमान ने गौर से उसे देखा, फिर जैसे अचानक इसके चेहरे पर हैरत और खुशी उतर आई। वलीद। डॉक्टर जैन रहमान तेज़ी से इसकी सिमत लपका। दूसरे ही लम्हे दोनों गर्मजोशी से गले मिल रहे थे। हिंदिया ने इत्मीनान की सांस ली। इसके दिल में तो बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। कैसा है यार तू? जैन रहमान वलीद के बाजू में बाजू डाले पूछ रहा था। मुंह देखे की बातें मत करो, पहचाना तो था नहीं। वलीद ने इसके सीने पर मुक्का मारकर शिकवा किया। नहीं यार, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तू यहाँ।
अभी पिछले दिनों ही तो आया हूँ यहाँ। वो एक बार फिर लिपट गया वलीद से। मेरी कज़न एडमिट है यहाँ। ये अरकान की मरीज़ा। वो जैन से तारुफ करा रहा था हिंदिया का। हिंदिया ने अपने खोलते खून को बमुश्किल नॉर्मल टेम्परेचर पर किया था। तारुफ का ये तरीका से हरगिज़ नहीं भाया था, मगर वो चुप रही। जैन ने देखा तारुफ के इस अंदाज से वो बहुत बरहम नज़र आ रही थी। चंद दिन बाद ही वो डिस्चार्ज हो गई थी और दोबारा से ज़िंदगी की वही रूटीन शुरू हो गई थी। घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से घर, ये कोई ज़िंदगी है? कभी कभी वो बड़ा बिलबिला कर सोचती। आजकल तारा की नाइट्स लगने लगी थी, तभी वो और ज़्यादा बोर होती, वरना रोज़ाना रात वो काफ़ी देर तक बातें करती रहती थी। तारा अपने कॉलेज की और वो यूनिवर्सिटी के किस्से सुनाती। अब आजकल तारा नाइट्स में होती तो वो रात 1-1:30 बजे तक भुखलाई भुखलाई सी फिरती। इस दिन भी तारा की नाइट थी। वो शाम को 6 बजे ही हॉस्पिटल चली गई थी। बकिया अफराद को किसी की दावत वलीमा में जाना था। अपू जी और हिंद घर पर थीं। वलीद को ऑफिस का काम था तो वो अपने कमरे में था। हिंदिया आज प्रैक्टिकल की वजह से देर से आई थी। वो मारे थकन के ना जा सकी थी। अभी भी सोकर उठने पर मकरामे बनाने को दिल चाहने लगा था, जो इसने चंद दिन हुए शुरू किया था। खाना नहीं मिलेगा क्या आज? वो कोई तीसरी मर्तबा अपू जी के कमरे में झांक कर गया था। आखिर चौथी बार सब्र नहीं कर सका और मकरामे के टांके गिनती हिंदिया से पूछने लगा। हैं 8 बज गए? हिंद ने हैरानी से वॉल क्लॉक की तरफ देखा। जी हाँ, 8:05। अरे अभी तो ड्रामा भी आएगा। आखिरी किस? वो सब कुछ छोड़ छाड़ उठ खड़ी हुई। ड्रामे को डालो भाड़ में, पहले मुझे खाना दो। काम नहीं हो रहा मुझसे भूखे पेट। वलीद ने इसे किचन का रास्ता दिखाया। अभी तो रोटियां पकानी है। वो परेशान हुई। तो पकाओ। वो इसके साथ कतई रियायत नहीं करता था। अच्छा आप चले वलीद भाई, लाती हूँ खाना। वो मरे मरे लहजे में कहती किचन की सिम चल दी। वो साथ ही चल दिया। तवा कुकिंग रेंज पर रखकर वो किचन में पड़ी छोटी टेबल पर प्लेटें रखने लगी। सालन तो अप्पू जी तैयार कर चुकी थी। वो सलाद वगैरह बनाने लगी। वो बड़े इन्हमाक से उसे काम करते देखता रहा और मेज़ पर जाता रहा। वो बड़ी नफासत से गोल गोल रोटियां बेल रही थी। सालन बड़े करीने से डोंगे में निकाल कर टेबल पर रखा। प्लेट इसके आगे सरकाई और किचन से चल दी। अगर चावल भी मिल जाते तो क्या ही बात थी। इसे शर्मिंदा करने को वो बड़ी आजिज़ी से कह रहा था। वो वाकई शर्मिंदा हो गई थी। ड्रामा देखने की जल्दी में चावल रखना ही भूल गई थी। चावल डिश में रखकर इसने टेबल पर एक तायराना नज़र डाली। इसके ख्याल में सब चीज़ें मौजूद थीं। मज़ीद किसी शय की ज़रूरत नहीं थी। अगर पानी भी मिल जाता तो। पीछे से इसकी मस्किन सी आवाज़ ने इसके कदम फिर रोके। ठंडी सांस लेकर वापस मुड़ी। हाथ भर के फासले पर ही फ्रिज रखा था, मगर मजाल है जो इसकी मौजूदगी में अपने हाथों को ज़रा सी भी तकलीफ दे दे। जलते कुर्ते इसने झटके से फ्रिज खोलकर बोतल इसके सामने पटकी। और कुछ भी चाहिए तो वो भी बता दीजिए। इसकी आवाज़ में दबा दबा गुस्सा था। और कुछ नहीं है। वलीद ने सरसरी निगाह टेबल पर डालकर तफसीली निगाह इस पर डाली, जिसके चेहरे पर गुस्से की लहरें फैली हुई थीं। हिंदिया का जी चाहा चीख कर इससे कहती मुझे खा जाइए, मगर वो चुपचाप पलटी और किचन से निकल गई भुनाती हुई। अभी गोल कमरे तक ही पहुंची थी कि कॉल बेल की आवाज़ ने कदम रोक लिए। आज तुम्हारी किस्मत में नहीं है ड्रामा देखना हिंदिया बीबी। इसने बड़बड़ाते हुए अपना रुख गेट की तरफ कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जैन को देखकर इसने आहिस्तगी से सलाम किया और गेट खोल दिया। जैन रहमान ने देखा सब्ज कपड़ों में वो बड़ी निखरी निखरी लग रही थी। कैसी हैं आप? वो मुस्कुरा रहा था। इसे देखकर जैन के अंदर जैसे फूल खिल उठे थे, जिसकी खुशबू इसके लहजे में भी थी। ठीक हूँ इखलाकन वो भी मुस्कुरा दी। वलीद भाई अंदर हैं, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। वो इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर अंदरूनी दरवाजे से कहीं गायब हो गई। आपके दोस्त आए हैं। वो बरामदे में पहुंची थी कि वलीद आता दिखाई दिया। मालूम है मुझे। किचन वाली खिड़की से देख रहा था। इसने जैसे इंकशाफ किया। 2 कप चाय बना दो। वो हुक्म देता ड्राइंग रूम की सिम चल दिया तो वो ड्रामा देखने के ख्याल को बिल्कुल ही दिल से निकाल कर किचन की जानिब चल दी। आज यूनिवर्सिटी में निम्रा ने इसे शाम को अपनी बर्थडे पर इनवाइट किया था। इसने सोचा था दोपहर में वो तारा के साथ जाकर गिफ्ट ले आएगी, मगर घर आई तो तारा और सिद्रा मौज़म के साथ अपने मामू के यहाँ गई हुई थी और साथ अपने किसी दोस्त के घर गया हुआ था। माहरू के टेस्ट हो रहे थे। वो अपने पोर्शन में थी। क्या करूं अप्पू जी, आज ही सबको जाना था। वो झुला रही थी अप्पू जी पर, जो जोहर की नमाज के लिए वजू कर रही थी। तो बेबी किसी के फरिश्तों को पता था कि तुम्हें आज ही जाना है? लो भला, इन्होंने कह दिया शाम को आ जाना, सालगिरह है। अप्पू जी शुरू हो गई। 3 बजे निम्रा का याद दहानी का फ़ोन आया था। ताहम जब कोई रात सुझाई न दी तो इसने फैसला कर लिया कि अब नहीं जाएगी। इसलिए अब इत्मीनान से बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी इब्ने इंशा की खुमारी गंदम पड़ रही थी। तकरीबन सारा घर ही दोपहर के खाने के बाद महव इस्तराहत था। यारकान ज़दा धूप घर के दौर दीवार तय कर रही थी।
छोटी चची के पोर्शन से इंडियन नगमों की आवाज़ें आ रही थी। शायद ऑल इंडिया पर आपकी फरमाइश चल रहा था। इसका सारा ध्यान गानों की तरफ हो गया। इसे हंसी आने लगी। वाकई मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। चची अम्मी पर यह मकोला पूरा उतरता था। वो किताब भूल कर चची अम्मी के शौक़ मौसीकी पर रिसर्च करने लगी। तभी कॉल बेल बजी। शायद 7 होगा। इसके साथ चली जाऊंगी। अभी तो 4:30 ही बजे हैं। जाने का शौक़ दोबारा ऊद कर आया था। तभी वो तेज़ी से गेट की तरफ लपकी। सामने ही वलीद अपनी मोटरसाइकिल बंद कर रहा था। हेलो, इसे देखते ही चहका। आप उसे देखते ही मर्दनी सी छा गई इसके चेहरे पर। क्या हुआ भाई, इंतकाल हो गया? वो जो बड़े गौर से नोट कर रहा था दबी दबी मुस्कुराहट लिए बोल उठा। ये तो हरगिज़ लेकर नहीं जाएंगे, इसने सोचा और चुपचाप अंदर की सिम चल दी। अरे आ गए बेटा, आज इतनी जल्दी? अप्पू जी चप्पल घसीटती इसी सिमत आ रही थी। हैरानी से बोली। इन्हें सलाम करके इसने गरम गरम चाय की फरमाइश की थी और ख़ुद भी साथ ही किचन में आ गया। खैरियत तो है बेटा, तबीयत ठीक है? इन्हें वाकई परेशानी थी। हमेशा ठीक 7 बजे आता था, आज 4:30 बजे ही आ गया था। सब ठीक है अप्पू जी? जैन तो नहीं आया था? वो पूछने लगा। नहीं, तुम थके हुए तो नहीं हो बेटा? उन्होंने चाय के साथ पापड़ और बिस्किट वगैरह रखते हुए काम की बात की। कोई काम है अप्पू जी? वो चाय पीते पीते रुक गया। हाँ, ये हिंद को निमरा के घर जाना था, सालगिरह है इसकी। मैं समझी मौसम आ जाएगा सिदरा तारा को छोड़कर, मगर वो भी अभी तक नहीं आया। तुम आ गए हो तो तुम ही ले जाओ, तोहफा भी लेना है, वो बताने लगी। अच्छा अप्पू जी, कह दें 5:30 तक तैयार हो जाए, गिफ्ट लेते हुए चले जाएंगे। इसने सर हिलाकर आमादगी जाहिर की। अच्छा ठहरे, मैं खुद कह देता हूँ। इसने जाती हुई अप्पू जी को रोका और चाय की प्याली लिए उठ खड़ा हुआ। निमरा मैं नहीं आ सकती, प्लीज़ तुम नाराज़ मत होना। फ़ोन पर शायद वो अपनी दोस्त से माजरत कर रही थी। अकेली? मैं अकेली आ जाऊँ? शायद निमरा ने इससे अकेला आने को कहा था, तभी इसकी आंखें फैल गई थीं। नहीं भाई, मैं ये कारनामा अंजाम नहीं दे सकती। वो नफ़ी में सर हिला रही थी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है भाई को भेजने की। अच्छा सॉरी निमरा, एक दफ़ा फिर माजरत। देखो देखो, तुम नाराज़ मत हो प्लीज़ निमरा। हेलो हेलो। शायद फ़ोन बंद हो गया था। वो हेलो हेलो कहती रह गई, फिर मुंह बनाकर फ़ोन रख दिया। क्या हुआ हिंद? वलीद पर्दा थामे पूछ रहा था। इसने नज़र उठाकर इससे देखा। वलीद भाई कहीं ले जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसने मायूसी से सर हिला दिया। चची अम्मी, ताई अम्मी या सिदरा तारा वगैरह को कहीं लेकर जाने का प्रोग्राम होता तो सबसे पहले वलीद ही रस्सियां तोड़ाकर भागता था। वो तो गुड़िया तक को कहीं नहीं लेकर जाता था। कहीं जाना था क्या? वो अंदर आ गया था, मुस्कुराहट दबाई। चाय की प्याली मेज़ पर रखते हुए पूछ रहा था। निमरा की बर्थडे है, इसका गिफ्ट लेना था। सबके रुके हुए काम आज ही होने लगे थे। मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। निमरा भी नाराज़ हो गई है, सब पर बोझ हूँ मैं तो। इसकी आंखें भीग गईं वलीद की हमदर्दी पर। अरे अरे, रोना मत भई, मैं ढो लेता हूँ आज तुम्हें। वो इसकी भीगी आंखें देखकर सटपटाया। आप जाएंगे मेरे साथ? वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। क्यों, क्या आप इस काबिल नहीं हैं कि मेरे साथ जा सकें? इसने इसे चिढ़ाया तो वो सुलग गई। मैं नहीं, बल्कि वो कुछ कहते कहते रुक गई थी। अच्छा मैं तैयार हो जाऊं, मगर मुझे तो अभी गिफ्ट भी लेना है। वो परेशान होने लगी। ले लेना भई, बस अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे कहीं और भी जाना है। इसने जैसे एहसान जताते हुए कहा तो वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती कमरे से निकल गई। पूरे 6 बजे तैयार होकर इसके कमरे में आई तो वो बड़े ठाठ से सो रहा था। वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में, चेहरे से थकन नुमाया थी। घने घने बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। एक हाथ सर के नीचे रखे वो महब ख्वाब था। इसे इतने मज़े की नींद सोता देखकर हिंदिया का दिल ही नहीं चाहा कि वो इसे जगाए। ओह बेचारे, अभी तो थक कर आए हैं और अब वो खासी इंसानियत से सोच रही थी। खैर मजबूरी है मेरी भी। इसने इंसानियत के ऊद कर आने वाले जज्बे को जैसे लात मारी और इसके करीब आ गई। वलीद भाई, वो इसका हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। वलीद ने नींद से बोझल आंखें बमुश्किल खोलने की कोशिश की। तभी नथनों में परफ्यूम की हल्की सी महक उतरती चली गई। लंबी सी सांस लेकर इसने आंखें खोल दी। वलीद भाई, इसने फिर वलीद को आवाज़ दी तो इसने नजरें घुमाई। पर्ल ग्रे जदीद सूट में मैचिंग ज्वेलरी पहने, हल्का हल्का मेकअप किए, स्याह रेशमी बाल खोले, वो इसकी सिम झुकी उसे ही देख रही थी। वो चुपचाप सा इससे देखे चला गया। लग भी तो इतनी अच्छी रही थी कि उठ जाएं अब। वो मुंतज़िर नज़रों से इसे ही देख रही थी। वलीद ने एकदम नज़रें चुरा कर तकिया मुंह पर रख लिया। उठें वलीद भाई, देर हो जाएगी, मैं कब से तैयार हूँ। वो इसे तकिया मुंह पर रखे देखकर घबरा गई। जाओ तुम, मैं अभी आ रहा हूँ। इसका हाथ झटकता वो उठ बैठा। जाने क्यों हिंद को इसकी आवाज़ सख्त सी महसूस हुई थी। सॉरी वलीद भाई, मुझे पता है आप थके हुए हैं, मगर मैं किसके साथ जाऊँ? वो शर्मिंदा सी हो गई थी। मैंने तुमसे वजाहतें करने को नहीं कहा है, जाओ तुम, आ रहा हूँ मैं। वो हाथों से बाल संवारता उठ खड़ा हुआ
वो भी सर झटकती कमरे से निकल गई। साथ की आदत थी, सुबह यूनिवर्सिटी जाते वक्त नहाता, फिर वापस आकर नहाता था। बकौल इसके गर्मी बहुत लगती है मुझे। दिन रात नहा नहा कर भी ये रंग नहीं उतरने का। पक्का है, क्यों पानी और साबुन का ज़या करते हो? हिंदिया और तारा जब सुबह यूनिवर्सिटी व कॉलेज जाने से पेशतर नाश्ता कर रही होती तो वो भी तौलिया कंधों पर डाले बाल खुश करता वहीं आ जाता। तब हिंदिया इसके सामने रंग पर तंज करती। तुम्हारी तरह सैकड़ों रुपए की क्रीमें खरीद कर पैसा बर्बाद नहीं करता, वो जल जाता। हमें इतनी फुर्सत कहाँ तुम्हारी तरह नहाने धोने की। दिन में दो दो मरतबा। तारा दो दो मरतबा यूं कहती जैसे सौ सौ मरतबा कह रही हो। अच्छा, वह एकदम से खामोश होकर सीधा इसकी आंखों में देखने लगता तो वो बड़ी जुज़-बुज़ सी होकर अपनी प्याली पर झुक जाती। मज़ीद कुछ कहे बगैर। आजकल वलीद को खुदा जाने क्यों इतना गुस्सा आने लगा था। ऑफिस से भी देर से आ रहा था। कल ही तो अप्पू जी से उलझ पड़ा था जब इन्होंने ऑफिस से देर से आने का सबब पूछा था। काम करने जाता हूँ, कोई तफरीह नहीं करता फिरता। वो अच्छा खासा झुलाया हुआ लग रहा था। अप्पू जी तो हैरान परेशान रह गई थी इसके लहजे पर। सॉरी अप्पू जी, इनकी शक्ल देखकर वो शर्मिंदा सा हो गया था। नहीं बेटा, काम ज़्यादा होगा जब ही तो। वो चुप सी हो गईं। और तो और, कल तारा की शामत जो आई तो शाम का खाना इसी ने पकाया। और शुमाई किस्मत, वलीद की ही प्लेट में कंकर आया था। हालांकि साथ साथ भी बैठा खाना खा रहा था। तारा, इसने ज़ोर से आवाज़ दी थी। जी भाई। तारा जो बरामदे से गुजर रही थी इसकी आवाज़ सुनकर चली आई। तुमने पकाए हैं ये चावल? जी भाई। तारा हैरान हो गई थी। चुन तो लिया करो, वलीद का लहजा सख्त था। चुन के तो पकाए थे, वो मिनमिना कर रह गए। वलीद ही से ज़रा दबती थी। आंखें खोलकर काम किया करो, समझी? वो गुस्सीले लहजे में कह रहा था। मेरी तरह खाया करें भाई, एक भी कंकर नहीं आता मुंह में। साथ कह रहा था। इससे तारा का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा गया था। वलीद इसकी तरफ देखने लगा। साथ ने चमचे में चावल लिए, मुंह में डाले और बगैर चबाए निकल गया। तारा की हंसी निकल गई थी, जबकि वलीद इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा था। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। सुबह बड़े शोर शराबे से होती। हर एक को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ऑफिस जाने की जल्दी होती। मौज़म और गुड़िया के बस्ते सामने होने के बावजूद इन्हें नज़र नहीं आते। खुदा जाने किन आंखों से ढूंढते थे। तारा का स्टेथोस्कोप अमूमन गुम हो जाता, जो कभी बेड के नीचे या फिर साथ के कमरे में पाया जाता, जो कि इसे कानों से लगाकर खुद अपनी धड़कनें सुनता था। या फिर कभी इसका बीपी चेक करने वाला ऑपरेट्स गुम हो जाता। वो चीज़ें अपने बैग में यूं डालती फिरती जैसे कोई कूड़ा बोरी में भरता है। गर्ज ये कि हर कोई बड़ी बदहवासी में रवाना होता था अपने अपने मकाम पर। लेकिन इन बदहवासियों का भी अपना एक मज़ा था। शाम को जब सब इकट्ठा होते तो खूब हंसते अपनी अपनी हरकतों पर। सब अपने आप में मगन थे कि जैन की अम्मी आंटी आबदा की आमद सबको चौंका गई। वो हिंदिया के लिए जैन का रिश्ता लाई थी। सभी हैरान हो गए थे। दादा मियाँ ने तो अप्पू जी से कह दिया था कि वो जैन के घर वालों को हिंदिया और वलीद के रिश्ते की बाबत बता दें। लेकिन वलीद उठ खड़ा हुआ। वो बचपन के जोड़े हुए रिश्तों को फजूलियात ख्याल करता था। इसके ख्याल में बचपन के रिश्ते कच्चे धागों के मानद होते हैं जो कि तोड़े भी जा सकते हैं। और ये कि इसने हिंदिया के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसकी ज़िंदगी की साथी सिर्फ हिंदिया ही नहीं, कोई भी लड़की हो सकती है। जब हिंदिया के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है तो दादा मियाँ को चाहिए कि वो हाँ कर दें। जिस कतियत से इसने ये सब कहा था सभी को दुख पहुंचा था। तुम में क्या खराबी है जो इसको हाँ कर दें? अप्पू जी का पारा चढ़ गया था इसकी बात सुनकर। मैं अभी ये सिलसिला नहीं चाहता। वो कब तक मेरा इंतज़ार करेगी? वो झुंझलाकर बोला था और धप-धप करता बाहर निकल गया था। दादा मियाँ सख्त गुस्से में थे। ताया अब्बू, चचा अब्बू, चची अम्मी, ताई अम्मी सब लोग हैरान परेशान थे। घर की फ़िज़ा बड़ी मकदर थी, जिसमें अप्पू जी की बड़बड़ाहट गूंजा करती। तारा, साद, माहरू, सिद्रा वगैरह ने वलीद का मुकम्मल बाइकाट किया हुआ था। हिंद का कुछ पता ही नहीं चलता था। वो सपाट चेहरा लिए फिरती रहती। काश कोई इसके दिल में झांकता, जहाँ हर सिर्फ वलीद ही का राज था। दिल के हर कोने पर वलीद ही का नाम था। वलीद ने इसे ठुकराया तो इसे सख्त शौक लगा था। बचपन ही से इसके कानों में ये बात डाली गई थी कि इसे वलीद का बनना है, वो इसकी अमानत है। इसने जब भी अपने मुस्तकबिल का ख्याल किया, वलीद हमसफ़र की सूरत इसके साथ था। फिर ऐसा क्यों हुआ? वो कर्ब से सोचती और रात के सन्नाटों में इसकी सिसकियां तकियों से लिपट कर रह जातीं। सबसे ज़्यादा अफसरदा ताई अम्मा थीं। इन्होंने हमेशा हिंदिया को वलीद की दुल्हन के रूप में देखा था। जब हिंद ने वलीद के साथ पहला कदम उठाया था तो मैंने सोचा था ये अपनी मंजिल पे भी साथ साथ पहुँचेंगे। मगर मुझे मालूम नहीं था कि आगे इनकी आवाज़ घुट जाती और वो चची अम्मी के गले लगकर रो पड़ती। इन्हें वलीद की नाफरमानी ने बड़ा दुख पहुंचाया था। इन्हें हिंदिया से बहुत प्यार था। इन्हीं के हाथों तो वो पली बड़ी थी। जब वो इतनी ज़रा सी थी, जब ही से इनकी गोद में आ गई थी,
क्योंकि इनकी देवरानी हिंदिया को जन्म देते ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी और वह नन्ही सी गोश्त की लोथड़ा सी लड़की जब अपनी छोटी छोटी चमकती आंखों से सबको देखती तो ताई अम्मी का कलेजा कटने लगता। वो लपक कर उसे अपनी बाहों में उठा लेती और फिर इन्हीं प्यार भरी बाहों ने इसे परवान चढ़ाया था, इस नर्म नाजुक कोंपल को जिसकी जड़ें ख़त्म हो चुकी थीं। हवादिस से ज़माना से बचाकर इन्होंने इसे बड़े प्यार से पाला था। वो इन्हें लगती ही इतनी प्यारी थी। जहाँ इसने इनके दिल में पलती एक बेटी की हसरत को पूरा किया था, वहीं एक और ख्वाहिश इनके दिल में करवटें लेने लगी थी, वलीद की दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए इसे अपने पास रखने की। तब इन्होंने दादा मियाँ से इसे मांग लिया था वलीद के लिए। इस दिन बात फाइनलाइज करने के लिए दादा मियाँ ने वलीद को बुलाया था। बेटा, तुम्हारी माँ ने जब मुझसे हिंद को मांगा था तो मुझे इसका फ़ैसला बहुत पसंद आया था, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो फ़ैसला गलत था। कुछ फ़ैसले औलाद खुद ही करती है। दादा मियाँ कुछ चुप चुप से थे। ये सारी ज़िंदगी का मामला होता है दादा मियाँ, इसलिए इस किस्म के फ़ैसले खुद औलाद को करने का हक होना चाहिए, वलीद कह रहा था। इनकी बात पर हमेशा ओके कहने वाला इनका लाडला पोता किस तरह इन्हें औलाद के हकूक से रोशनास करा रहा था। इनका दिल चाहा पलट कर कस के एक तमाचा इसके मुंह पर जड़ दें। इसे किसी के दुख का एहसास तक नहीं था। कितने लोग बिखर जाएंगे इसके इस फैसले से। काश वो ये सोच सकता। वलीद ना फरमानी करेगा, वो ये सोच भी नहीं सकते थे। इसे तो शायद दोस्त की मोहब्बत में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और फिर जब वो खुद ही हिंदिया से पीछा छुड़ाना चाहता है तो वो इसे मजबूर नहीं कर सकते। इन्हें हिंदिया को भी खुश देखना था। वो इसे ज़बरदस्ती वलीद के साथ नहीं बांध सकते थे, जो इनकी मरहूम बहू की इकलौती बेटी थी। जैन का तो बहाना है। इस एक लम्हे जैसे दादा मियाँ खुद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगे थे। हिंदिया इसके साथ बहुत खुश रहेगी दादा मियाँ, तुम्हें पता है कि वो इसके साथ खुश रहेगी। दादा मियाँ ने जलकर बात काट दी। इन्हें वलीद पर गुस्सा आए चला जा रहा था। आप जैन को नहीं जानते दादा मियाँ, वो बहुत खुश रखेगा इसे। वलीद खामोश सा हो गया। आप हाँ तो करें दादा मियाँ प्लीज़। इसकी आंखों में अजीब इल्तिजाइया सी कैफियत थी, थका थका सा लहजा था। दादा मियाँ अचानक ही बिल्कुल चुप होकर इसे देखने लगे। इस वक्त वो बिल्कुल खुला था इनके सामने। खुदा जाने दादा मियाँ को क्या नज़र आया था इसकी आंखों में। शायद कुछ खो देने का गम, किसी से बिछड़ने का दुख, या किसी को अपनी खुशी दे देने की जुस्तजू। शायद इनकी आंखों के पीछे गिरते आंसू भी इन्होंने देख लिए थे। दादा मियाँ अस खुद ही सब कुछ समझ गए थे। अगर आप हाँ नहीं करेंगे तो मैं खुद हिंदिया से बात। इसकी बात पूरी होने से कबल ही दादा मियाँ ने झपट कर इसे अपने सीने से लगा लिया था। एक गहरा दुख उनकी आंखों में था। वो कुछ भी तो नहीं समझ पाया था। हाँ, इसका दुख दादा मियाँ के अंदर तक उतर गया था, महज इसकी एक लम्हे की कैफियत से। दादा मियाँ वो हैरान सा हो गया था दादा मियाँ के इस अजीबो-गरीब रवैये पर। अगर तुम्हें यकीन है कि जैन इसे खुश रखेगा तो मैं इसके घर वालों को हाँ कहलवा दूंगा। उन्होंने धीमे से लेकिन पुरवकार लहजे में अपना फैसला सुना दिया था। और बेटे, वलीद जाते जाते रुक गया। उसे ये मत बताना कि वो तुम्हारी मांग थी और चाहत भी। दादा मियाँ दराज खोलकर कुछ ढूंढने लगे थे और वलीद ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। दादा मियाँ ने इसका राज पा लिया था। कितनी मुश्किलों से इसने अपने आप को हिंदिया से अलग होने के लिए तैयार किया था। कितना लड़ा था अपने आप से वो। कोई अपने दिल को भी अपने आप से जुदा कर सकता है, लेकिन इसने अपना दिल नोच कर जैन रहमान को पेश किया था। हिंदिया की सूरत, वो भी तो इसका दिल थी। इसे याद था जब जैन रहमान ने इसे एतमाद में लेकर हिंदिया के लिए इससे बात की थी तो वो कितनी देर तक चुपचाप इसे देखता ही रह गया था। पहले तो इसकी समझ ही में नहीं आया कि वो कह क्या रहा है, मगर जैन रहमान के अल्फाज बहुत वाज़ेह थे, जिनके मायने वो बखूबी समझ रहा था। वो हिंदिया अहमद की मोहब्बत में बहुत दूर तक निकल गया था, जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। जैन रहमान के चेहरे पर जो तहरीर रकम थी, इसे समझने में इसे कतई दुश्वारी नहीं हुई थी। यही तहरीर तो इसके दिल पर अनमिट हो चुकी थी। तो क्या जैन, इसका दिल पानी पानी होकर बहने लगा। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया। इसके अंदर तलातुम सा आ गया था। वो तो शायद हमेशा ही से हिंदिया को अपनी मलकियत समझता था। अम्मी ने भी तो जवान होते ही ये बात इसके कानों में डाल दी थी कि इसके हयात की हमसफ़र हिंदिया होगी। वो किसी और तरफ ख्याल भी ना करे। इसने अम्मी की ये बात गिरा में बांध ली थी। वो किसी और तरफ ख्याल कर ही नहीं सकता था। इसके तो तमाम ख्यालों की सूरत, इसकी सोचों का महवर हिंदिया अहमद थी। एक ही घर में रहते हुए हिंदिया के बारे में इतना कुछ तो नहीं सोचा था, लेकिन जब भी सोचा, चंपई रंगत वाली बेतहाशा लंबे बालों वाली हिंदिया अहमद ही अपनी घनी घनी पलकें झपकाती मुस्कुराती हुई इसे हमेशा अच्छी लगी। लेकिन फिर भी कभी भी वलीद ने हिंदिया पर इजहार नहीं किया था कि वो इसे अच्छी लगती है। ना कभी इसे इस तरह इजहार करना अच्छा लगा, ना ही ज़रूरत समझी। वलीद यार क्या हुआ। जैन इसका कंधा हिला रहा था। इसने बेतहाशा धुआं धुआं होती आंखों से इसे देखा। मैं कुछ कह रहा था।
तुम बिल्कुल सीरियस हो? वलीद ने इसकी बात काट दी थी। तो मुझे फ्लर्ट समझ रहे हो? जैन को बड़ा अफसोस हुआ था। नहीं, इसकी तरफ देखकर वो बड़ी दिक्कत से मुस्कुराया और इसके कंधों पर हाथ रख दिया। इसने फैसला कर लिया था। अगर वो हिंदिया को चाह सकता है तो क्या कोई और इसे पसंद नहीं कर सकता? फिर जैन तो इसका वो वाहिद दोस्त था जिसे वो अच्छी तरह जानता था। शहर का काबिल तरीन डॉक्टर, सीधा साधा पुरखलूस था, अपने काम से मोहब्बत करने वाला, हर एक के काम आने वाला। वलीद को तो शायद वो अपनी जान से भी प्यारा था। तभी तो सबसे लड़कर इसने इतना बड़ा फैसला किया था हिंदिया अहमद से बिछड़ने का। इसने अपनी कुली तमन्नाएं गोया जैन रहमान के नाम कर दी थीं। जैन के घर वाले मंगनी पर जोर दे रहे थे क्योंकि चंद दिनों बाद ही जैन को मज़ीद तालीम की गर्ज से जर्मनी जाना था। तब दादा मियाँ ने मजबूरन इन्हें तारीख दे दी थी। मंगनी के फ़ौरन बाद वो जर्मनी फ्लाई कर गया था। जाने से पहले इसने हिंदिया से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदिया ने तारा के आगे हाथ जोड़ते हुए सख्ती से इनकार कर दिया था। तारा, मुझ में हिम्मत नहीं है। इनसे कह दो मिलने में क्या रखा है, मेरी तो ज़िंदगी की डोर ही अब इनके हाथ में है। वो जैसे सिसक कर बोली थी। तब तारा की भी आंखें भर आई थीं। इसे याद था जब ताई अम्मी हिंद से जैन के लिए रजामंदी लेने आई थी तो वो किस तरह फूट फूट कर रोई थी। जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है ताई अम्मा, तो मेरी मर्जी क्या हैसियत रखती है? दिल में उठती टीसों को दबाते हुए वो कह रही थी, मेरी बेटी। ताई अम्मा इसे कलेजे से लगाकर रो पड़ी। मुझे क्या पता था बेटी कि तू मेरे आंगन का चांद नहीं है। वलीद, मैं तुझे माफ़ नहीं करूंगी। वो इसके आंसू पहुंच रही थी। और अब ठीक 6 महीने बाद इसने हिंदिया से मंगनी तोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। आजकल तारा अपने मामू के यहाँ मुल्तान गई हुई थी। इसके भी सेमेस्टर हो रहे थे फाइनल ईयर के। तभी इसने तारा को जाने दिया था इस वादे पर कि इसके सेमेस्टर ख़त्म होते ही वो वापस आ जाएगी। और अब वो संजीदगी से पढ़ाई में मसरूफ़ थी। इस वक्त भी वो अपने लिए चाय बनाने किचन में आई थी। तभी माहरू की बड़बड़ाहट इसके कानों तक पहुंची। वलीद भाई का तो काम करते वक्त होल उठते हैं मुझे। वो अच्छी खासी झुंझलाई हुई लग रही थी। क्या हुआ? हिंदिया ने, जो पढ़ते पढ़ते थक कर चाय पीने के बहाने किचन में चली आई थी, माहरू से पूछा। हाँ हाँ, इसे तो काम करते हुए होल उठते हैं, चाहे भाई ही का क्यों ना हो। अपू जी का पारा हाई होने लगा था इसकी बात पर। वो वहीं बैठी पालक साफ कर रही थी। हुआ क्या? हिंद ने फिर पूछा। इसके सामने ही तो वो चाय लेकर गई थी वलीद के लिए। चाय मांगी थी, बनाकर लेकर गई तो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग सी बनाकर लाओ। जब चाय बनाने को कहा था तो नहीं बताना था। स्ट्रॉन्ग सी बनाओ। माहरू तो सख्त आजिज आई हुई लग रही थी। लाओ मैं बना देती हूँ। जाने क्यों हिंद के मुंह से बेख्तियार निकला। इसके हाथ की चाय वलीद को बेहद पसंद थी। फरमाइश करके बनवाता था, बना दो प्लीज़, मुझे कल के लिए कपड़े प्रेस करने हैं। वो अपने कमरे की सिम चल दी। कल से इनकी तफरीहें शुरू। अपू जी की बड़बड़ाहट बखूबी हिंद के कान तक पहुंची और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कल से 2 महीनों की छुट्टियों के बाद माहरू के कॉलेज खुल रहे थे। इसने देखा था माहरू बड़े मग में चाय लेकर गई थी। खूब स्ट्रॉन्ग से चाय बनाकर इसने मग में उंडेली। साथ कुछ खाने को भी रख देना। जब से ऑफिस से आया है काम कर रहा है, खाने में अभी देर है। अपू जी को हर एक का ख्याल रहता था। गो के इसके लिए इनके दिल में थोड़ा बहुत गुस्सा ज़रूर था, मगर वो हर तरह से इसका ख्याल रखती थी। शाम की चाय पर एतजाज़ भाई की दुल्हन ने सैंडविच बनाए थे। वो ओवन में पड़े थे। इसने निकाल कर करीने से चीनी की छोटी प्लेट में रखे और साथ चाय भी। दरवाज़ा बजाकर वो अंदर चली आई। वो राइटिंग टेबल पर झुका ग़ालिबन किसी प्रोजेक्ट की तैयारी में मसरूफ़ था। तभी लंबी चौड़ी सफ़ेद शीट पूरी टेबल पर फैली हुई थी, जिस पर वो पेंसिल से हल्के हल्के निशान लगा रहा था। रख दो भाई। इसने नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर मग की तरफ। गो के इसकी तरफ देखते ही निगाहों में हैरानी ज़रूर छलकी थी। इसने तो जैन से मंगनी टूटने के बाद इसके सामने आना ही छोड़ दिया था। जायका अब वो चाय लेकर आई थी इसके लिए। 3 दिन की नहीं मांगी थी। वो जैसे ज़ेरे लब बड़बड़ाया था, फिर इसकी नज़रें दोबारा बड़े इन्हमाक से शीट पर जम गई थीं। हिंद झुंझला कर रह गई। वो वाकई इस काबिल नहीं है कि इसका काम किया जाए। इसका दिल चाहा कह दे, आज की पी लीजिए, 2 दिन की छोड़ दीजिएगा, मगर शायद वो ये सब कह ही नहीं सकती थी। इसके और वलीद के दरमियान जो पर्दा हायल हो गया था, इसकी झिझक अब भी थी। मग रखकर वो तेज़ी से कमरे से निकल आई थी, लेकिन वलीद को बेसकून कर गई थी। इसने पेंसिल शीट पर फेंक कर कुर्सी से टेक लगा ली। जहाँ जैन के इनकार से सब घर वालों को धचका लगा था, वहीं वलीद खुद अपनी नज़रों में गिर सा गया था। वो अपने आप को हिंदिया का मुजरिम समझने लगा था। जब भी इसका हिंदिया से सामना होता, वो नज़रें चुरा कर गुजर जाता या इसे नज़रअंदाज कर देता। जैन ने इसके एतमाद को चूर चूर कर दिया था। इस वाक़ये के बाद वो दादा मियाँ से कभी नज़रें नहीं मिला सका था। हिंदिया को सबके सामने हरासा देखकर इसका दिल कटने लगता। इसका दिल चाहता कहीं से जैन रहमान को घसीटता हुआ ले आए और इसका गिरबान पकड़ कर इससे पूछे कि इसने ऐसा क्यों किया है।
इसने तो अपनी ज़िंदगी की कीमती तरीन शय इसके हवाले की थी, फिर इसने इसकी कदर क्यों ना की? वो इतनी अर्जा तो नहीं थी। इसने ज़ैन रहमान को हर तरह से कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन ना नया पता आंटी के पास था, ना कोई राब्ते की सूरत पैदा हो सकी थी। वो कुछ भी तो नहीं कर सका था। दोस्त की मोहब्बत ने इसे क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं। उल्टा दूसरों की नाराज़गी और अपनी मोहब्बत से जुदाई इसने तलखी से सोचा। फिर ने ढाल सा होकर टेबल पर सर टेक दिया। पिछले दिनों तारा को हिंदिया ने बड़ा जज्बाती सा खत लिखा था, जिसमें इसने अपनी 24 साला मोहब्बत का वास्ता देते हुए इससे कराची वापसी की दरख्वास्त की थी, क्योंकि आखिरी पेपर 2 दिन बाद था। फिर फारिग थी वो। आज यूनिवर्सिटी से वापस आते ही खासे शोर शराबे ने इसका इस्तकबाल किया था। वो हैरान होती हुई अंदर चली आई। चची अम्मी की कहकों की आवाज़ें, अप्पू जी की चीखों पुकार, मौज़म और गुड़िया के चहकारें और साथ की दबी दबी मुस्कुराहट देखकर तो वो फ़ौरन समझ गई थी तारा बेगम घर वापस तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो बजाय अपने कमरे में जाने के लाउंज की तरफ चली आई। सब वहीं थे। तारा बेगम हीरोइन बनी वहाँ के किस्से सुना रही थीं। इसे देखकर तारा की गुफ्तगू को ब्रेक लगा। हिंद में तो खुद ही आ रही थी, सच दिल ही नहीं लग रहा था तुम लोगों के बगैर। इस कदर दर्द भरा खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो तरस गई थी यहाँ जैसे शोर शराबे को। सच कान मेरे साएं साएं करते थे। वो हिंद की गर्दन से लिपटी कहे जा रही थी। वलीद भी वहीं बड़ी अम्मी के पास लेटा अखबार पढ़ रहा था। मैं ये किताबें रख आऊं ज़रा। वलीद ने देखा धूप की शिद्दत से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तारा ने इतनी मोहलत ही नहीं दी थी कि वो किताबें ही रख देती। कमरे में मत जाना, मंजर बहुत खौफनाक है। मतलब मेरा सामान वगैरह फैला हुआ है। तारा को पता था सफाई पसंदी इसमें ताई अम्मी जैसी है, इसीलिए रोका भी। हाँ भाई, इम्तहान देते देते दिल मेरा वैसे ही बड़ा कमज़ोर हो गया है। वो ज़रा की ज़रा मुस्कुराई, जबकि तारा ने मुंह फाड़कर कहका लगाया था, कब आई तुम? इतला तो दे देती। इसने किताबें वहीं रख दी थी। सरप्राइज़ माय डियर सरप्राइज़। जब मैं आई तो पता चला कि तुम पढ़ने गई हुई हो। तारा हंसने लगी। वो भी मुस्कुरा दी। पेपर कितने बाकी हैं? वो पूछ रही थी। बस समझो हाथी निकल गया है, दुम बाकी है। कल आखिरी है आईना का। वो हंस दी। इम्तिहान देकर आई है, थक गई होगी। कैसा पर्चा हुआ है? अप्पू जी इससे पूछ रही थी। इसने सर हिला दिया। अरे तू तो हट। तारा चिमट कर रह गई है इसकी जान से। सांस तो लेने दे इसे। अप्पू जी मुसलसल तारा को इसके गले का हार बने देखकर झुंझला कर बोली, तो तारा हंसते हुए अलहदा हो गई। तब इसके होश जरा ठिकाने आए। तारा आ गई हिंद। अप्पू जी ने कोई 10वीं बार पूछा था तारा के मुतालिक। आती होगी अप्पू जी। इन्हें बड़े तहम्मुल से तकरीबन इतनी ही बार इसने एक ही जवाब दिया था और बड़े इन्हमाक से टमाटर तोड़ने लगी थी। चची अम्मी आज टमाटर गोश्त पका रही थीं। इन्हीं की ख्वाहिश पर वो घर के पिछले हिस्से में बनी क्यारियों से सुर्ख सुर्ख टमाटर तोड़ रही थी। आजकल तारा की नाइट्स लगने लगी थी और अप्पू जी का नज़ला इस पर और ज़्यादा गिरने लगा था। अब रातों को भी बाहर रहा करेंगी साहबजादी। पहली बार जब इसकी नाइट ड्यूटी लगी थी तो अप्पू जी ने बड़ा गुल मचाया था और हिंदिया की हंसी निकल गई थी। क्या हो गया है आपको अप्पू जी? मेरा तो काम ही मसीहाई करना है, चाहे वो दिन हो या रात। और फिर आपको तो पता है कि कितनी ज़रूरत होती है मरीज़ों को हमारी। अब देखिए, अगर आधी रात को कोई इमरजेंसी केस आ जाए तो कोई डॉक्टर मौजूद ना हो इस वक्त ड्यूटी पर, तो ये मसीहाई किस काम की अप्पू जी? वो बड़े रसान से इन्हें समझाती और इनके गले में बाहें डाल देती। हाँ, वो कायल सी होने लगती। ज़माना ख़राब है यूं कह रही थी। ले ये रख ले। वो चाय थर्मोस में भरकर इसे थमा देती। डॉक्टर बनकर सबसे पहले अप्पू जी आपके जोड़ों के दर्द का इलाज करूंगी। भागी फिरेंगी पूरे घर में। वो मस्का लगाती। हाँ, यही तो उम्र है मेरी उछल कूद की। वो तिलमिला जाती। जब जब मैंने तुमसे कहा था कि 12 साढ़े 12 तक आ जाना तो तुम आई क्यों नहीं? तारा आ गई थी और गालबन सांस से उलझ रही थी। हिंदिया ने इत्मीनान का सांस लिया। अप्पू जी के सवालों से तो जान छूटी थी। जी जी, फालतू नहीं हूँ मैं, ज़रूरी काम से बहादुराबाद जाना था। मुझे समझ गई तुम? साद ने इसकी चीखों पुकार के जवाब में कहा था। लिबर्टी जाना ज़रूरी था, पहिए घिस जाते ना तुम्हारी बाइक के। अगर हॉस्पिटल आ जाते मुझे लेने। क्यों ज़ुबान चला रही है बच्चे से? नहीं आया, काम था इसे, मैंने भेजा था अपने काम से। अब बोल। अप्पू जी ने तारा की आंखों में आंखें डाल दी। इन दोनों की आवाज़ें सुनकर वो वहीं चली आई थी। तारा बेगम आती भी तो इतनी धूम धड़के से थी कि घर के हर फर्द को पता चल जाता था कि वो वापस आ गई है हॉस्पिटल से। अप्पू जी, आप तो जालिम समाज हो गई हैं। तारा दुहाई देने लगी। जालिम समाज तो अब होंगी। कर ले इस वक्त तू अपनी। अगले साल देखूंगी कैसे बचेगी मेरे हाथों से। वो बड़बड़ाती वहीं तख्त पर बैठ गई और साथ तारा को ठेंगा दिखाते हुए बाहर चल दिया। इस दिन इसका आखिरी प्रैक्टिकल था। यूनिवर्सिटी से वापस आई तो घर में अजीब सी चहल पहल थी। कोई तकरीब है क्या घर में?
इसे अपनी लाइल्मी पर अफसोस हुआ। मेहमानों के चक्कर में तो सब कुछ ही भूल गई थी वो। आखिर जब सिद्रा कोई तीसरी बार बरामदे से गुजरी तो इसने इससे पूछा, हाँ इस्लामाबाद से छोटी पुप्पो आ रही हैं, अब मज़ा आएगा। सिद्रा ने जैसे खुशी से झूम कर इसके गालों को चूम कर कहा और वापस चल दी, और वह हैरान परेशान रह गई। सिद्रा की इस हरकत पर अजीब पुरस्रार सरगर्मियां गर्दिश कर रही थी। सब अपने अपने में मगन थे। अप्पू जी, ताई अम्मी, चची अम्मी तीनों सर जोड़े न जाने क्या बातें कर रही थी सरगोशियों में। कोई इसे कुछ बताता क्यों नहीं है। इसे गुस्सा आने लगा। हाँ चची अम्मा आजकल रेडियो के बजाय टेप रिकॉर्डर जैसे फुल वॉल्यूम में बजाने लगी थी। एक दिन तो हिंदिया इस वक्त हैरान रह गई जब ताई अम्मी ने चची अम्मी से खूब चीख कर कहा, शादी ब्याह के गाने लगाओ साहिरा, क्या सर फिरे शायरों के अलमिए सुनती रहती हो। यहाँ तो ना ढोल न गीत, लड़कियाँ अपने ही में मगन रहती हैं। अल्लाह खैर, किसकी शादी हो रही है। इस कदर खुफिया तरीके से वो दहल ही तो गई। शाम को तारा को ज़बरदस्ती पकड़ कर पूछा, जो हॉस्पिटल जाने की तैयारियों में मगन थी, वलीद भाई और तुम्हारा निकाह हो रहा है अगले जुमे को। तारा सब कुछ छोड़ छाड़ इसके गले से लग गई, मगर वो तो जैसे सर्दो गर्म शोलों में घिरी थी। तारा, मैं कोई खिलौना या बेजान शय तो नहीं हूँ जिससे जब चाहे कोई भी जहाँ दिल चाहे रख दे। इसकी शक्ल अजीब सी हो रही थी। तारा तारा, तुम दादा मियाँ से कह दो मुझे इनका फैसला मंजूर नहीं है। वो जैसे एकदम से चीख पड़ी थी। क्यों? तारा हैरान नजर आने लगी। तारा, मेरा अपना एक वजूद है, रूह है मेरी भी, कुछ एहसासात हैं। मेरी ज़िंदगी को मेरा ही अलमिया रहने दो, इस घर का अलमिया मत बनाओ। मेरा दिल, मेरा दिमाग, कुछ तो मेरा अपना रहने दो। मुझे तो लगता है तारा कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं एक बेहरूह जिस्म हूँ जिस पर इस घर के लोग हुकूमत करते हैं, अपनी मर्जियाँ चलाते हैं। कभी वलीद की सूरत में, कभी दादा मियाँ की सूरत में, जिनकी मोहब्बत मेरे लिए इम्तहान बन जाती है। और तारा, बार बार हारने का मुझ में हौसला नहीं है। एक बार वलीद भाई ने मुझे ठुकराया था कि वो बचपन के नापायदार रिश्तों को नहीं मानते और हर इंसान को अपनी मर्जी के फैसले करने का इख्तियार होना चाहिए। तो तारा, आज मैं वही इख्तियार इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे भी ये टूटा रिश्ता दोबारा जोड़ना मंजूर नहीं है। वो बेतहाशा आंसुओं से रो रही थी। प्लीज़ तारा, तुम दादा मियाँ से कह दो मैं वलीद भाई से शादी नहीं करूँगी, बल्कि बल्कि किसी से भी नहीं। और अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकती हूँ। वो तलखी से कहती तारा को हक्का बक्का छोड़कर बाथरूम में घुस गई। बाहर खड़े दादा मियाँ इसकी बात सुनकर गोया लरस से गए थे। वो तो हिंदिया की रजामंदी लेने आए थे, इसे इसकी खुशी देना चाहते थे। इधर बाथरूम में पानी गिरने के साथ साथ इसके आंसू भी गिर रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा दादा मियाँ, मैं आपके एतमाद पर पूरा नहीं उतर सकी। मैं बार बार नहीं टूट सकती। दादा मियाँ, वो दुखे दिल के साथ सोच रही थी, साथ ही दिल की अजीब कैफियत थी। काश आप ऐसा ना करते वलीद भाई, अपनाना ही था तो ठुकराया क्यों था। इसने आज़रदगी से सोचा और आंसू पोंछने लगी। मोहब्बत की आंच तो महबूब को पिघला देती है, फिर आपको इस वक्त क्यों ना खबर हुई। अजीब सा हाल हो रहा था इसका, दिमाग दिल की तरफ खींच रहा था। फिर अप्पू जी को बताकर वो इसी वक्त अपने मामू के यहाँ आ गई थी। सास से कह दिया था रात को आ जाए लेने। रात काफ़ी देर तक इंतज़ार के बाद भी साथ का दूर दूर तक कोई पता ना था। तब वो अपने मामूजाद के साथ घर वापस आई थी। मामू के यहाँ भी दिल नहीं लगा था। हालांकि मोमानी ने कितना रोका था मगर वो वापस आ गई थी। घर में दाखिल होते ही अजीब होलनाक से सन्नाटे ने इसका इस्तकबाल किया था, वरना तो अभी लाउंज में पूरी महफिल जमी होती थी। इलाही खैर रखना, इसका दिल दहल गया। अप्पू जी के कमरे में झांका, वो मोहतरम आंखें लिए नमाज में मसरूफ थीं। हर कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था, वो हर तरफ चकराती फिर रही थी। तभी वलीद के कमरे से झांकती रोशनी की किरण ने गोया इसे तकवीज सी दी थी, मगर अंदर जाने का हौसला न था। लेकिन घर की उदासी का भी सुराग लगाना था। तभी इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। इसने दरवाजे की सिम देखा। वो दरवाजे में खड़ा था, खामोश परेशान सा, सुर्ख सुर्ख आंखें लिए इसकी सिम देख रहा था। तुम आ गई? सब लोग कहाँ हैं? वो बहुत परेशान थी। दादा मियाँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो चुप सा हो गया। क्या हुआ दादा मियाँ को? वो तीर की तरह इसके करीब आई थी। वो चुप खड़ा रह गया। बताइए ना वलीद भाई, क्या हुआ है दादा मियाँ को? ठीक तो है ना वो? इसका बाजू पकड़े वो बड़ी बेकरारी से पूछ रही थी। दिल अनजाने खदशे से लरज उठा था। हार्ट अटैक हुआ था इन्हें शाम को। वो आंखों में आई नमी को पीने की कोशिश करने लगा। दादा मियाँ, वो जैसे बैठती चली गई। दिल चाहा चीख चीख कर रो पड़े। सब मेरी वजह से हुआ है। तारा ने बताया होगा तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। इसके कान साएं साएं कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दें दादा मियाँ। हिंद, क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो जाएंगे वो, तुम दुआ करो। वो इसके पास बैठकर इसे तसल्ली देने लगा। खुद भी बेहद परेशान था। ताई अम्मी ने भेजा था कि जाकर हिंद को ले आए। मुझे उनके पास ले चलें वलीद भाई प्लीज़। वो बेतहाशा रो पड़ी।
अभी वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में हैं, मिलने की इजाज़त नहीं है 2-3 दिन तक। वो इसके आंसू पोंछने लगा। वो एक हफ्ता हिंद ने कैसे गुजारा था ये वही जानती थी। एक हफ्ते बाद तो वो बोलने के काबिल हुए थे। इसका जी चाहता वो दादा मियाँ के कदमों पर सर रखकर इनसे माफ़ी मांग ले। एक दिन इन्होंने हिंदिया को रोक लिया था अपने पास और फिर इससे बहुत सी बातें की थीं। वो तो शायद इंकशाफात का दिन था। दादा मियाँ ने उसे हर बात बता दी थी। वलीद की मोहब्बत, इसकी कुर्बानी, जैन की खातिर उसे ठुकरा देना, और इनकी ये बात सुनकर तो वो बिल्कुल ही गड़ गई थी। जब इन्होंने कहा, जब तुम बेटा तारा से इनकार कहलवा रही थी तो मैंने सुन लिया था। इनकी बूढ़ी आंखें नम हो रही थीं। मुझे माफ़ कर दें दादा मियाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो बेतहाशा रो पड़ी। मैं तुम्हारी ताई को इनकार कर दूंगा बेटा, मुझे तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ज़िंदगी बेहद अजीज़ है। वो थके थके से लहजे में कह रहे थे। मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल देना चाहता था बेटा, लेकिन जिसकी किस्मत में जो होता है वो तो होकर रहता है ना। जब जैन का रिश्ता तुम्हारे लिए आया था तो जाने क्यों मैं कबूल करने के बावजूद मुतमईन नहीं था। शायद इसलिए कि वो तुम्हारी मंजिल नहीं था। लेकिन वलीद ने मुझे मजबूर कर दिया था। वो मोहब्बतों का भरम नहीं तोड़ना चाहता था। तुमने देखा था ना कितना अकेला हो गया था वो। दादा मियाँ कह रहे थे, वो चुपचाप सुनती रही। तारा आ गई थी दादा मियाँ के लिए खाना लेकर। तुम जाओ हिंद, नीचे गाड़ी खड़ी है। और दादा मियाँ को खुदा हाफिज कहकर नीचे आ गई। सामने ही वो गाड़ी में बैठा फ्रंट डोर खोले इसका मुंतजिर था। इसे देखकर कई रंग हिंदिया के चेहरे पर बिखर गए थे। दादा मियाँ कैसे हैं, वो मोड़ काटते हुए पूछ रहा था। काफ़ी बेहतर, आहिस्ता से जवाब देकर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। वो सोचती रही कि बात कैसे शुरू करे। गाड़ी जब एक धचके से गेट पर रुकी तो वो चौंकी। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर इसकी तरफ मुड़ी। दादा मियाँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसकी नज़रें झुकी हुई थीं। फिर वो हल्का सा चौंका, फिर नॉर्मल हो गया। मुझे ज़रा जल्दी है, वो इसे जैसे चलता करना चाहता था, मगर मुझे जल्दी नहीं है। वो जो उतरने का सोच रही थी इत्मीनान से बैठ गई। क्या मतलब, वो पलट कर इसे घूरने लगा। आप मुझे एतमाद में तो लेते, आपको मायूसी नहीं होती, और ये सब भी ना होता जो अब हो रहा है। इसकी आंखों में नमी सी आने लगी। अब ये किस्सा छोड़ो। वो बेजार लग रहा था। तुम्हारा इनकार मुझ तक पहुंच गया है। वो फैसला गलत था। वो चुप सी हो गई। दादा मियाँ के लिए तुम खुद को इम्तिहान में मत डालो। इसने गाड़ी स्टार्ट की। तारा ने तो शायद लफ्ज़ ब लफ्ज़ तमाम बातें इसे बता दी थीं। इसने खजल सी होकर सोचा, इनका ये इम्तिहान तो मेरी ज़िंदगी है, और मैं अपनी ज़िंदगी से कैसे मुंह मोड़ लूँ। वो आहिस्तगी से कहकर वलीद को हैरान सा छोड़कर अंदर आ गई थी। अगला जुम्मा बड़े धूम धड़क्के से आया था। निकाह के बाद सभी थके हारे सो रहे थे, मगर दादा मियाँ के कमरे की लाइट अभी तक रोशन थी। राइटिंग टेबल से मुल्हिक कुर्सी पर बैठे दादा मियाँ का कलम मेज़ पर रखे कागज़ पर बड़ी सरत से चल रहा था। जैन रहमान के नाम दादा मियाँ की तरफ से। कल ही इनके दोस्त का बेटा जर्मनी जा रहा था। वो चाहते थे कि जल्द अज जल्द जैन को शुक्रिया का ख़त रवाना कर दें। दादा मियाँ से ना तो वलीद का अकेलापन देखा गया था और ना ही हिंदिया की आंखों में छुपी उदासी। तभी इन्होंने ये फैसला किया था कि वो तमाम सूरत हाल जैन को लेकर उसका फ़ैसला मांगें, और जैन रहमान ने इन्हें मायूस नहीं किया था। आप सबको ये नावल कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।